नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के चलते किसी दस्तावेज को प्रेस यानी मीडिया जनता के सामने ला सकता है? क्या इस कानून के तहत आने वाले मामले, खासकर देश की सुरक्षा करार से जुड़े गोपनीय दस्तावेज आरटीआई से लिए जा सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर जानकारों की अलग अलग राय रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता की बात को दोहराते हुए कहा कि न तो संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून और न ही ब्रिटिश राज में बना सरकारी गोपनीय कानून मीडिया को कोई गोपनीय दस्तावेज प्रकाशित करने से रोक सकता है और न ही गोपनीय दस्तावेजों पर विचार करने से कोर्ट को रोका जा सकता है। अगर यह साबित हो जाए कि किसी तरह की सूचना को रोकने से इसका खुलासा होने से ज्यादा नुकसान होता है, तो सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए आरटीआई अधिनियम के तहत दस्तावेजों के खुलासे को रोक नहीं सकती। समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस गोपनीय कानून को लेकर और आरटीआई को लेकर क्या कुछ कहा है, उसके मायने क्या हैं, और इस सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद क्या हम इसका मतलब समझें और इसका असर जो सरकारी गोपनीय कानून है उसको लेकर क्या है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं और कानूनी जानकार हैं। सत्यप्रकाश हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून से, आपका स्वागत है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं जस्टिस जसपाल सिंह जी हैं, फॉर्मर जज दिल्ली हाई कोर्ट, सर स्वागत है। और कपिल सांकला हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। शुरुआत कपिल जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पूरे के पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इस पूरे गोपनीय कानून को लेकर, उसका मतलब क्या है एक आम दर्शक के लिहाज से, एक आम जनता के लिहाज से? देखिए, क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में जो था वो ये था कि कोई डॉक्यूमेंट जो है जिसे गवर्नमेंट जैसे प्रिविलेज्ड कहती है, जो कहती है कि हम आम आदमी को नहीं दिखा सकते या दे सकते, क्या अगर उस डॉक्यूमेंट को कोई चोरी कर ले, चुरा के अगर कोर्ट के सामने लेकर आए, तो उसके एविडेंस, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू, उसकी साख क्या होगी? क्या कोर्ट उसको देख सकता है या नहीं देख सकता? ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर वो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है या किसी अखबार में पहले छप गया हो, तो क्या उसकी कोई लीगल एविडेंशियरी वैल्यू, मतलब उसकी कोर्ट में क्या साख होती है? ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। जो आपने जैसे कि बताया कि साथ में ये भी था कि क्या आरटीआई को रोका जा सकता है किसी ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या जिसमें प्रिविलेज्ड हो या कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का डॉक्यूमेंट हो, तो आरटीआई में क्या उसको रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता? तो सरकार की दलील ये थी कि जिस डॉक्यूमेंट में प्रिविलेज होता है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 123 में होता है, या फिर जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का डॉक्यूमेंट होता है, क्या वो डॉक्यूमेंट आरटीआई में दिखलाया जा सकता है, नहीं दिखलाया जा सकता? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो किसी अखबार में छप गया हो, किसी जर्नलिस्ट ने छाप दिया हो, तो क्या उसको वो सोर्स बताना जरूरी है या नहीं है? इस केस में ये बोला गया था ये डॉक्यूमेंट चोरी हो चुका है और इसकी फोटोकॉपी लगा रखी है, तो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की अपनी साख नहीं होती है, आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ता है। और दूसरा कि ये डॉक्यूमेंट अगर किसी जर्नलिस्ट ने पहले छाप दिया हो, तो क्या उस छापे हुए डॉक्यूमेंट को हम सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इस पे डिसीजन के तौर पे इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स हुई कि सरकार ने ये दलील दी कि एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट या एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं जा सकता। अगर वो आ भी गया है, क्योंकि उसकी वेरासिटी, उसकी ये नहीं मालूम कि वो कितना सच्चा है, कितना सुच्चा है, किस तरह से लेकर आया गया, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें सरकार का प्रिविलेज है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में भी और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी। परंतु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक तो यह है कि जो आरटीआई का जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया है। तो ये बोला गया कि आप एक तो सेक्शन 8 जो होता है आरटीआई एक्ट में, 8(2) में आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या वो प्रिविलेज है जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा सकता। तो आप हर डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में या प्रिविलेज में नहीं ला सकते हो, तो सेक्शन 8(2) के अंदर वो डॉक्यूमेंट देखा जा सकता है। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट ली गई थी, जो इन पासिंग ली गई थी, जिसके बारे में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं हुई, वो ये था कि आरटीआई में एक सेक्शन 10 भी है। ये आर्ग्यूमेंट दूसरी तरफ से थी, जिसमें ये बोला गया था कि अगर वो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी आता है या उस डॉक्यूमेंट पे प्रिविलेज भी है, तो जो पार्ट प्रिविलेज का है या जो पार्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं दिया जा सकता, उसको रीडैक्ट, उसको हटाया जा सकता है और बाकी डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट थी, क्योंकि इसमें आरटीआई के दायरे क्या हैं, क्या मापदंड है और एविडेंशियरी वैल्यू क्या है उस डॉक्यूमेंट की, उस पर बहुत तगड़ी चर्चा हुई। ओके जी सत्या, पहली चीज तो ये कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कि आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है, लेकिन अगर वो पब्लिश हो चुका है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक वो वैलिड है, साक्ष्य के तौर पर
वो वैलिड है, यानी कि ओपन जब पब्लिक हो चुका है तो उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं सुनवाई के दौरान या दूसरे उसमें, या उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो तब भी है और उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही पब्लिश हो चुके हैं तो इसलिए आप गवर्नमेंट का प्रिविलेज क्लेम करना इसका कोई खास मायने नहीं रखता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट किसी सुनवाई के दौरान वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है या नहीं है, ये आरटीआई या कहें कि ओएसए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पे नहीं, बल्कि वो डॉक्यूमेंट कितना रेलेवेंट है उस प्रोसीडिंग के लिए, इसके आधार पे तय होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट के आर्गूमेंट्स कहीं 3 या 4 थे। पहला ये था कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ये डॉक्यूमेंट्स हम ये नहीं दिए जा सकते हैं, ये सीक्रेट मार्क्ड हैं डॉक्यूमेंट। उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स थे। एक जो नेगोशिएटिंग टीम थी हमारी जो राफेल के लिए, उसमें उसका एक नोट था, और दूसरा एक था नोट 10 और एक नोट 18 था डिफेंस मिनिस्ट्री का। ये लास्ट वाले 2 डॉक्यूमेंट्स सीक्रेट मार्क किए हुए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूँकि ये पहले ही छप चुके हैं तो इसलिए ये सीक्रेट नहीं रहा। दूसरा आर्गूमेंट इनका ये था कि गवर्नमेंट ने कहा था ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, और कोर्ट प्रोसीडिंग में सेक्शन 123 जिसका कपिल जी ने जिसकी चर्चा की, सेक्शन 123 एविडेंस एक्ट में है कि कोर्ट प्रोसीडिंग में भी गवर्नमेंट चाहे तो कोई डॉक्यूमेंट विदहोल्ड कर सकती है, रोक सकती है, नहीं दे सकती है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि चूंकि ये पहले ही पब्लिक हो चुके हैं और इसलिए, और असली चीज़ ये कहा कि रेलिवेंट क्या है किसी प्रोसीडिंग में उस पर तय होगा। तो रेलिवेंस चूंकि इस प्रोसीडिंग में कोर्ट ने कहा कि ये रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे। तीसरा उनका था सेक्शन 8 का। सेक्शन 8(1) में कई आरटीआई एक्ट में 2 कैटेगरी है जिसमें कि गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो डॉक्यूमेंट विदहोल्ड कर सकती है। एक सेक्शन 8 में एग्जम्पशन क्लॉज है, 8(1) में कई कैटेगरीज हैं, और दूसरा सेक्शन 24 है रेड विद शेड्यूल 2, जिसमें कि कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया सेक्शन 8(2) का, जिसमें प्रावधान ये कहता है कि जहाँ पे भी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी कुछ क्लेम किया गया उसके बावजूद अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट आउटवे करता है प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को, प्राइवेट इंटरेस्ट को, तो पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और वो डॉक्यूमेंट शेयर किया जा सकता है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि ये पहले ही पब्लिक हो चुका है इसका कोई मतलब नहीं। और सबसे अंत में जो अटॉर्नी जनरल ने आर्गू किया था कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनकी बात मान लेनी चाहिए, उसमें अगर वो कह रहे हैं कि नहीं तो कोर्ट को उसमें जुडिशियल रिव्यू में नहीं जाना चाहिए। फिर इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, और इसको खारिज करने के लिए उन्होंने केशवानंद भारती जजमेंट का एक लंबा सा एक पैराग्राफ जस्टिस खन्ना का लिखा हुआ उसका उन्होंने उद्धृत किया, जिसमें ये कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिकल बाकी चीज़ों पे क्या होगा उससे मतलब नहीं है, हम चुपचाप शांति से जो अदालत में जो मामले आते हैं उसका हम निपटारा करेंगे। ये चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2-3 चीज़ें जो हुई हैं, एक तो यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जो एक हुआ खड़ा होता था खासकर पत्रकारों पे, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इससे इतर जो महत्वपूर्ण है, जो बारीकी चीज़ है, जो कई बार लोग समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओएसए का कोई मतलब नहीं है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि किसी भी प्रावधान में ये नहीं लिखा है कि आप पत्रकारों को कुछ छापने से मना कर सकते हैं, प्रायर रेस्ट्रेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप छापते हैं कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो बाकी जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। सपोजिंग कि वो अगर कोई क्राइम हो, कहीं पे कुछ छाप रहे हो सकता है उससे कंटेम्प्ट हो रहा हो, कुछ छाप रहे हो उससे किसी का डिफेमेशन हो रहा है, कुछ छाप रहे हैं जिससे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के प्रावधानों का वायलेशन हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आप पे मुकदमा चलाया जा सकता है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस शैल फॉलो, तो वो उससे कोई बच नहीं सकता है। अदालत ने सिर्फ ये कहा है कि प्रायर रेस्ट्रेंट जैसा कोई प्रावधान कहीं पे है नहीं, इसलिए उसको रोका नहीं जा सकता है, बस यही साफ किया है। और दूसरा ये कि चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले से ही छप चुके हैं तो इसलिए क्लासिफाइड कहने का कोई मतलब नहीं है, और ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि इट कैन नॉट बी शेयर्ड, ये ऑलरेडी ही पब्लिक डोमेन में है। लेकिन जसपाल साहब, अब जब अगर कोई चीज़ छप गई, पब्लिक में आ चुकी है, तो अब वो क्लासिफाइड नहीं है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की राय को देखें तो फिर ऐसे में ये जो लॉ है सीक्रेट लॉ, जिसे लेकर लगातार लंबे अरसे से विवाद रहा, फिर उसके मायने क्या हैं? क्या वो फिर खड़ा कहाँ होता है? क्योंकि अगर कोई चीज़ है लीक होगी या कैसे भी सामने आती है तो वो उसके दायरे से बाहर आ जाती है। देखिए, वो फिर सीक्रेट कहाँ रहा?
इफ इट हैज़ कम इनटू द पब्लिक डोमेन तो वो सीक्रेट नहीं है। उसकी पब्लिकेशन जो है उसका क्या कोई कॉन्सिक्वेंस है अंडर लॉ और नॉट, वो बाद में देखा जाएगा। यहाँ अनफॉर्चुनेटली आई हैव ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर द अटॉर्नी जनरल, उन्होंने जो आर्गूमेंट की वो विद ऑल रिस्पेक्ट वो कि साहब ये चोरी किया हुआ डॉक्यूमेंट है, इससे एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट पे असर नहीं होता है। अगर एक डॉक्यूमेंट है एंड यू आर नॉट चैलेंजिंग इट्स वेरासिटी, यू आर नॉट सेइंग कि ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है, यू आर एडमिटिंग कि डॉक्यूमेंट है लेकिन वो चोरी किया गया है। तो आया ए डॉक्यूमेंट जिसकी वेरासिटी इज नॉट चैलेंज्ड, can it be shut from the eye of the public only on the ground कि ये साहब ये चोरी हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, ये हम आर्गूमेंट नहीं मानते। 123 जो सेक्शन है एविडेंस एक्ट का, उसमें प्रिविलेज जैसे कहा गया है, तो उस वक्त भी कोर्ट वाज टू डिसाइड कि आया ये प्रिविलेज अलाउ किया जाए कि ना किया जाए, keeping in view the circumstances of the case, keeping in view the nature of the document, और आया ये प्लीज जस्टिफाइड भी है कि नहीं है। उस वक्त भी कोर्ट को हक था टू सेट इट असाइड द ऑब्जेक्शन। सो लिहाजा बट द सुप्रीम कोर्ट टुडे हैज़ डन इज कि उन्होंने क्लैरिफाई ये किया है कि ये इस ग्राउंड पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, मोर सो व्हेन द डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। वो तो सामने आ गया है और उसकी आप सिर्फ एडमिसिबिलिटी चैलेंज कर रहे हैं, उसकी वेरासिटी नहीं चैलेंज कर रहे हैं। सो ये तो एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो मैं समझना चाह रहा हूँ कपिल साहब की, जी, कोई भी XY मैं कहूँ कि ये पेज एक आपका स्पेशल डॉक्यूमेंट उसमें प्रोटेक्ट होता है, लेकिन अगर एक लीक हो गया, चोरी हुआ, जो भी हुआ, उसका रीज़न एक अलग हो सकता है और वो पब्लिश हो जाता है। जी, तो फिर इसे आप सबूत के तौर पर, इसे सुनवाई के लिए ये सब कुछ कोर्ट तय करेगा। जी, लेकिन जो प्रोटेक्शन इसे उस लॉ के तहत मिला था, तो वो जी। प्रोटेक्शन तो इसका मतलब खत्म हो जाता है। तो फिर प्रोटेक्शन बचा कहाँ? क्या वो पूरी तरीके से खत्म माना जाए अब ऐसे केसेस में और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड की तरफ लेकर जाएगा ये। समझिए एक डॉक्यूमेंट है, आपने, सरकार ने कहा ये डॉक्यूमेंट हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इससे देश को नुकसान हो सकता है या जो दुश्मन देश है उसको फायदा मिल सकता है, तो ये डॉक्यूमेंट हम नहीं दिखा सकते। समझिए कि वो डॉक्यूमेंट को चोरी कर लिया जाता है और उसका एक पार्ट आप छपवा देते हैं और आप बोलते हैं अब ये पब्लिक डोमेन में आ गया है, इतना पार्ट आ गया है, अगर सरकार अपने आप को इनोसेंट दिखाना चाहती है तो बाकी डॉक्यूमेंट ले आओ, शामिल है, और अगर नहीं तो इस डॉक्यूमेंट को मान लिया जाए। अब देखिए कितना डेंजरस ट्रेंड शुरू हो गया ये। तो प्रिविलेज मेरे हिसाब से ना सिर्फ उस डॉक्यूमेंट पे होता है, पर उस डॉक्यूमेंट की कोर्ट में क्या तवज्जो दी जा रही है उस पर भी होता है। कि एक डॉक्यूमेंट अगर चोरी से आया है, पार्ट डॉक्यूमेंट है, और ये आर्ग्यू हुआ था कि ये पार्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें 3 पार्ट थे, तीसरा पार्ट जो है ऑफिशियली बोला गया वो कुछ और दर्शाता था। ये एक तरह से चेन ऑफ कमांड में एक थॉट प्रोसेस है, लोगों के सोचने का एक नजरिया है, इससे फाइनलिटी नहीं आती है। तो देखिए एक डॉक्यूमेंट लगा दिया गया और बोला गया इस डॉक्यूमेंट पे आप डिसाइड कर लीजिए। अब सरकार को अगर अपने आप को दिखाना है कि देखो ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, उसको बाकी फाइल भी लानी पड़ेगी। तो प्रिविलेज मेरे हिसाब से एज अ लॉयर जो मैं समझता हूं, ना सिर्फ उस डॉक्यूमेंट पे होता है, पर उस डॉक्यूमेंट की क्या तवज्जो दी जाएगी कोर्ट में उस पर भी होता है, वरना एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि जो पब्लिश्ड है, मैलॉर्ड्स ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट की वेरासिटी को नहीं चैलेंज करा गया, एकदम सही कहा और बाय लॉ एकदम सही 100%। परंतु इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मैं एक पार्ट डॉक्यूमेंट ले आऊं और मैं कहीं भी छपवा दूं, उस फोटोकॉपी, आज की डेट में न्यूज सिर्फ न्यूज नहीं होती, व्यूज भी होते हैं, तो उस पर्टिकुलर मीडिया हाउस, चैनल या जर्नलिस्ट का एक व्यू भी हो सकता है। राइट। परंतु अगर हम उस व्यू को लेकर एविडेंस लेकर जाएं तो एक बहुत डेंजर, और ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी केसेस में कहा भी हुआ है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को हम एविडेंस नहीं मान सकते हैं। तो ये भी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल का पार्ट है और वो डॉक्यूमेंट का भी पार्ट है। तो मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा रिलायंस लेना शायद लॉन्ग टर्म में हानिकारक होगा, फायदेमंद नहीं होगा। और एक और चीज जो जिससे जसपाल, जब आरटीआई एक्ट की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि आरटीआई आने के बाद काफ़ी कुछ बदला है इसी डिसीजन में, अगर समझें राय में सुप्रीम कोर्ट की, तो क्या ये कहा जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर आरटीआई उसके ऊपर आ रहा है, यानी कि ओवररूल कर रहा है उसे, और आरटीआई अगर इस एक्ट को ओवररूल कर रहा है
तो क्या फिर बाकी जो विधाएं हैं जिनकी मांग होती रही, जुडिशरी की बात होती है, जो ऐसे पद हैं जिसके बाहर हैं, फिर वो भी दायरे में लाने की मांग होगी? देखिए जी, मेरा पर्सनल व्यू तो ये है, एंड आई थिंक इट फाइंड सपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उससे सपोर्ट मिलती है। ये बड़ा एक आर्केक लॉ है ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। इसका कोई मायने ही नहीं है। यू आर आंसरेबल टू द पब्लिक अनलेस एंड अनटिल it is such a document which will affect very adversely our relations, say, with some foreign country. उस पे भी कोर्ट विल हैव टू डिसाइड कि आया कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस दैट डॉक्यूमेंट वो दिखाया जाए कि ना दिखाया जाए। लेकिन जहाँ वो पब्लिक हो चुका है उस पर तो और उसकी वेरासिटी चैलेंज नहीं हो रही है, तो आप उसे कैसे कहेंगे कि ये गलत है? द ओनली थिंग इज कि बेसिक जो फंडामेंटल राइट ऑफ आर द सिटीजन इज हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग। आया वो ठीक काम कर रही कि नहीं? आई हैव एज ए सिटीजन एवरी राइट टू नो what steps are being taken. Are they detrimental to my right as an individual, as a member of the society, or as a member of this nation? I have elected them. वो right जो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसमें अब बड़ा नुकसान हो रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि एक आर्मी ऑफिसर को ये सजा हुई थी लॉन्ग टाइम बैक। ऑन द ग्राउंड के उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट उनके घर से निकले और वो डॉक्यूमेंट क्या थे? वो डॉक्यूमेंट 2 मैगजीन्स थी जो शायद फॉरेन कंट्री में छपी थी और उन्होंने कहा कि इसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाई करता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पब्लिक हैज़ ए राइट टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग एंड गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सिटीजन। ओके सत्या, कितना एग्री करते हैं जी जस्टिस कह रहे हैं? और दूसरा ये कि जिस तरीके से आरटीआई आया और उसके बाद हमने जब देखा कि इन्फॉर्मेशन जो लोग ले रहे थे और उसका यूज़ आरटीआई के बाद रिट याचिकाओं के तौर पर, किसी को परेशान करने के तौर पर, किसी की इमेज को डंड करने के तौर पर, हमने वो मिसयूज़ भी देखा है। एक तो पहले मैं बता दूं कि सेक्शन 22 ऑफ आरटीआई एक्ट वो ये कहता है कि ये पूरा जो आरटीआई एक्ट है ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ओवरराइड करेगा। अगर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में और आरटीआई में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आरटीआई ओवरराइड करेगा। ये एक सेक्शन 22 में कहा गया है। लेकिन आरटीआई एक्ट में 2 ऐसे प्रावधान हैं जो स्टेट सीक्रेट है उसको बचाता है। एक सेक्शन 8(1) है जिसमें लंबी फहरिस्त है जो एग्जम्पशन क्लॉज है जिसमें ऐसी सूचनाएं जो आपको नहीं दी जा सकती हैं, और दूसरा सेक्शन 24 है रेड विद शेड्यूल 2 जिसमें ऐसे संगठनों की सूची है जिनके बारे में आप कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। ये पहले बचा लिया गया है, उसके बाद ये डिक्लेरेशन है कि आरटीआई एक्ट ओवरराइड करेगा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि स्टेट जो हमने क्रिएट किया, जो कि अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के हिसाब से देखें तो उसमें ये है कि हमने सोसाइटी ने और सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं इंडिविजुअल्स, उन्होंने स्टेट के फेवर में अपने कुछ राइट्स सरेंडर कर दिए सुरक्षा के बदले, कि आप हमें हमारे जान माल की सुरक्षा करेंगे इसके बदले। तो स्टेट इसी तरह से क्रिएट हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ सेंचुरीज। तो स्टेट का लेजिटिमेट राइट क्या है और कहाँ तक वो चीज़ों को सीक्रेट रख सकता है इन द नेम ऑफ ऑफरिंग प्रोटेक्शन, उसकी सीमा क्या हो, ये इसी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो है जिसके तहत अदालतें फैसला देती हैं। हम ये नहीं इंसिस्ट कर सकते हैं कि हर सूचना जिसको स्टेट कह रही है कि ये स्टेट सीक्रेट है। मैं कह रहा हूँ कि सपोज इंडिया इज़ न्यूक्लियर स्टेट, तो आप न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में या न्यूक्लियर जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके बारे में आप आरटीआई लगा के आप सूचनाएं मांगेंगे, आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एग्जम्पशन क्लॉज में है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्या सूचनाएं हो सकती हैं, जो सूचनाएं दी जा सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, इसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो राइट टू नो जहाँ से फ्लो करता, वो आर्टिकल 19(1)(a) जिसमें राइट टू फ्री स्पीच है, कहते हैं कि राइट टू नो भी वहीं से आता है। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 19(1)(a) में, वो
कई ऐसे प्रावधान हैं आर्टिकल 19(2) में जिसके तहत आपको उस पर बंदिश लगाई जा सकती है। वो बंदिशें नेशनल सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट भी है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया भी है, उसमें डिफेमेशन, कंटेम्प्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इस तरह पब्लिक ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो बैलेंस में बीच की रेखा कहाँ पे हो, ये फैक्ट्स किसी खास केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन एज ए जनरल रूल और जो प्रावधान है उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बहुत ही कहें कि ड्रैकोनियन तरह का कानून है। शायद एकमात्र कानून है हिंदुस्तान में जिसमें कानून में ही ये कहा गया है, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपके खिलाफ जो आरोप है उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, और साबित नहीं होने के बावजूद आपके प्रायर कंडक्ट और ऐसे जो कुछ सर्कमस्टांस है उसके बेसिस पे आपको कन्विक्ट किया जा सकता है। तो इसमें कानून अगर ये कहता हो कि साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कानून जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो बेसिक ये है, जिसमें कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है कि जब तक साबित नहीं होता तब तक हर व्यक्ति को, हर अभियुक्त को ये माना जाएगा कि वो इनोसेंट है, तो उसके खिलाफ जाता है। लेकिन जब तक ये कानून है तब तक है। मुझे लगता है कि आज न कल ये कभी न कभी रेड डाउन किया जाएगा। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन थे उसकी रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया था कि इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए, और कुछ प्रावधान इसमें से, उसमें खासकर इसलिए कहा गया कि आरटीआई में हम पहले ही कह रहे हैं कि इट ओवरराइड्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने ये कहा कि इसके कुछ प्रावधानों को हम चाहें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जोड़ सकते हैं, बाकी इस पूरे कानून को ख़त्म कर दें। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टेट सीक्रेट कुछ ऐसी है, और ये इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया, ये दुनिया में हर स्टेट के बारे में है, और किसी भी आइडियोलॉजी का स्टेट हो, कैपिटलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, और जो भी हो, उसमें स्टेट सीक्रेट को प्रोटेक्ट करते हैं। और शायद कुछ ऐसे सीक्रेट्स होंगे जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन जो सीमा है कहाँ तक इंडिविजुअल्स को या सिविल सोसाइटी को वो जानने का हक है, वो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अवेलेबल है उसके तहत अदालत फैसला करेंगे। और जिस तरीके से कपिल, एक और चीज़ देखती कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसके बाद अब प्रेस में मीडिया की आज़ादी, मैं कहूँ कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कुछ भी है उसके अधीन आता है, वो सब कुछ अब अगर छपेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और अगर उसका उल्लंघन होता है तो फिर कार्रवाई मुमकिन नहीं है। मैं उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंडिपेंडेंस के बाद जो शायद जो सबसे अच्छा लॉ आया, जो सबसे अच्छा चेंज आया, वो शायद आरटीआई एक्ट आया। ये सिटीजन को एम्पावर करता है, कोई भी आदमी आज कलम की पावर से किसी को भी क्वेश्चन कर सकता है, ये बहुत बढ़िया बात है। पर अगर ये सोचा जाए कि आरटीआई को दबाया जा रहा है तो ये गलत होगा। अगर ये सोचा जाए कि जी आरटीआई को दबा के खत्म करने की कोशिश करी जा रही थी, और जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है जो बोला जा रहा है, ये भी गलत होगा। हमें समझना चाहिए कि हर एक चीज का एक बैलेंस होता है, हर एक चीज की एक जरूरत होती है। तो आज की डेट में अगर आप ये बोलते हैं कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वजह से जर्नलिस्ट वो नहीं लिख पा रहे थे जो लिखना चाहते थे, ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में हाँ हुआ है, अच्छी जजमेंट्स होती हैं, बुरी जजमेंट्स होती हैं, अच्छे डिसीजंस होते हैं, बुरे डिसीजंस होते हैं, पर एक ही कलर से उसको कलर कर देना शायद गलत होगा। ये पहली बात। दूसरा, आरटीआई अपने आप को काफी अच्छा एक्ट और काफी अच्छी तरह प्रोटेक्ट करती है। बहुत कोशिश करी गई है अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग समय में कि आरटीआई को किसी तरह से दबा दिया जाए, उसकी पावर्स को कम कर दिया जाए, पर वो हुआ नहीं है आज तक। इनफैक्ट आरटीआई के दायरे सिर्फ बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है। ये हो गई पहली बात। दूसरा, कहीं से भी जर्नलिस्ट को नहीं रोका जाता था। क्वेश्चन ये नहीं है कि जर्नलिस्ट को रोका जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे देश को किसी तरह से नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, क्या सरकार उसको रोक सकती है, नहीं रोक सकती। जर्नलिज्म का मापदंड क्या है? वो यही है कि लोगों के सामने सच्चाई लेकर आना, पर उसके कुछ चेक्स भी हैं। अगर उससे देश को कोई डिफिकल्टी होती है, कुछ बुरा होता है, कुछ नुकसान होता है, तो उसको रोका जाएगा। अब आप इसमें एग्जाम्पल ले लीजिएगा, रेफेल का ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर इसमें ये चीज आ गई कि क्यों नहीं, या ये पैसे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, कोई ये वाला पार्ट लेकर आया जा रहा है, इस पार्ट के इतना कॉस्ट क्यों है। नहीं, मेरा सवाल ये कि इस राय के साथ क्या अब ये एक रास्ता खुल जाएगा और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीक होना या पब्लिक के बीच आना ज्यादा शुरू हो सकता है? ये पॉजिटिव ट्रेंड होगा या नेगेटिव ट्रेंड है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये नेगेटिव ट्रेंड होगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर, इस जजमेंट पे भी और चेक्स लेकर आएगी ताकि इसको मिसयूज ना करा जा सके। डिसीजन राइट है,
पर इससे कुछ दरवाजा कुछ ज्यादा ही बड़ा खुल गया है, शायद वो कंट्रोल करना भी जरूरी है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही करेंगी। ओके, जिससे सर एक आखिरी सवाल कमेंट, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, आरटी एक्ट की बात हो रही है, सब कुछ दायरे में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस फैसले के बाद लोगों ने लिखा कि जुडिशरी इसके अभी अंडर में नहीं है, वो क्यों नहीं आना चाहती, क्या उसे लाने की जरूरत है? मैं तो ये समझता हूँ साहब कि जुडिशरी कोई खुदादाद चीज़ नहीं है। इट इज़ ऑल्सो मैन्ड बाई पर्सन्स। जजेस आर ह्यूमन एंड दे कैन ऑल्सो एयर। वाई शुड यू नॉट हैव ए राइट? दे आर एज मच एमिनेबल टू पब्लिक स्क्रूटनी एज एनी वन एल्स। ये कहना कि साहब नहीं, ये मैं तो नहीं आपको बताता, तो ये गलत है। ओके, ये जो जजमेंट आई है, it's a reassertion of a remarkable principle that state be careful. We have a right to information. The only thing is कि अल्टीमेटली अगर ये क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के सामने कि साहब ये डिस्क्लोज किया जाए कि नहीं किया जाए, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल दैट सिटीजन्स हैव ए राइट टू नो, उस तरीके से फिर वो इंटरप्रेट किया जाएगा। ओके सर, सत्या बहुत संक्षेप में। ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई चीज़ नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस चीज़ को अंडरलाइन किया है कि प्रायर रेस्ट्रेंट का पब्लिकेशन पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आरटीआई है वो बहुत अच्छा कानून बना है, लेकिन आरटीआई कहाँ तक जा सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, इसकी एक सीमा है, वो आरटीआई एक्ट के तहत ही है। तीसरी चीज़, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसमें जो लाइन खींची हुई है वो कुछ ज़्यादा ही मजबूत लाइन है, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि कहें कि जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो बेसिक टेनेट्स हैं उसके खिलाफ जाते हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को एक तरह से कहें कि रिड डाउन करने की ज़रूरत है, या कुछ प्रावधान को शायद हटा देना चाहिए, या फिर मैं तो कहूँगा कि जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट है इसको ख़त्म कर दीजिए। एक आध प्रावधान जो बहुत ज़रूरी हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जोड़ दीजिए या यूएपीए में जोड़ दें, और उसके बाद चूंकि इट इज़ नॉट इन ट्यून विद डेमोक्रेटिक सोसाइटी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और बेहद अहम मसले पर कानूनी जो भाषा होती है बेहद कठिन होती है, उसको आम जन के लिए समझाने के लिए कि असल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, और जो गोपनीयता कानून है और आरटीआई को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसमें कौन बड़ा या छोटा है और इसका दायरा कहाँ पर है और इसके मायने क्या है। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।